इन्हें 1983 में से सम्मानित किया गया। ऑनरी कैप्टन देवी प्रसाद दियोली। इन्हें 1990 में ऑप पवन के दौरान सेना मेडल से सम्मानित किया गया। ऑनरी कैप्टन SS गोसाई। इन्हें 1993 ऑनरी कैप्टन सिंह सेना मेडल। इन्हें 1993 में ऑप राइनो के दौरान सेना मेडल से सम्मानित किया गया। कैप्टन वीरेंद्र सिंह सेना मेडल। इन्हें 1993 में ऑप चट्टाबाज सेना मेडल, जिन्हें 1994 में श्रीनगर में सेना मेडल से सम्मानित किया गया। ऑनरी कैप्टन सुधीर थापा सेना मेडल, जिन्हें 1995 में गुरेज सेक्टर में ऑप पवन के दौरान सेना मेडल से सम्मानित किया गया। ऑनरी नायब सूबेदार जिन्हें 1995 में के दौरान दिगंबर सिंह सेना मेडल। ऑनरी नायब सूबेदार दिगंबर सिंह सेना मेडल, जिन्हें 1996 में ऑप रक्षक के दौरान सेना मेडल से सम्मानित किया गया। ऑनरी कैप्टन इंद्र बहादुर सेना मेडल, जिन्हें 1996 में सेना मेडल से सम्मानित किया गया। ऑनरी कैप्टन चंद्र सिंह सेना मेडल, जिन्हें 1999 में ऑप विजय के दौरान सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम सेवारत वीर अधिकारी एवं जवानों को सम्मानित करेंगे। सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट कर्नल रुपेश प्रधान वीर चक्र, जिन्हें साल 2000 में ऑप विजय के दौरान वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कर्नल CPS खाती शौर्य चक्र, जिन्हें साल 2002 में कर्नल CPS खाती शौर्य चक्र, जिन्हें साल 2002 में ऑप हिफाजत के दौरान शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर रोहित शुक्ला शौर्य चक्र सेना मेडल, इन्हें साल 2018 में ऑप रक्षक के दौरान शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार अमर बहादुर गुरुंग शौर्य चक्र, नायक रंजीत सिंह इन्हें सन 1999 में ऑप हिफाजत के दौरान शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। नायक रंजीत सिंह शौर्य चक्र,
इन्हें 2017 में अप्रक्षक के दौरान शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, जिन्हें 1984 में भूटान में अगम्य साहस्य कार्य के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया। एयर कमोडोर एस.के. मिश्रा वायुसेना मेडल, जिन्हें साल 2003 में भूटान में ऑफ फोर्ट विलियम के दौरान सेना मेडल से सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर अमित नौटियाल सेना मेडल, जिन्हें साल 2003 में ऑपरेशनों के दौरान सेना मेडल से सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर नीरेन भारती सेना मेडल, इन्हें साल 1991 में नागालैंड में ऑर्चिड के दौरान सेना मेडल से सम्मानित किया गया। कर्नल यूके श्रीवास्तव सेना मेडल, इन्हें साल 2007 में अप्रक्षक के दौरान सेना मेडल से सम्मानित किया गया। कर्नल ए.के. राय सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, जिन्हें साल 2000 में अप्रक्षक के दौरान सेना मेडल से सम्मानित किया गया। लांस नायक हीरा सिंह सेना मेडल, इन्हें साल 2017 में पुलवामा में अप्रक्षक के दौरान सेना मेडल से सम्मानित किया गया। कर्नल प्रणत गंगवाल सेना, जिन्हें साल 2004 में अप्रक्षक के दौरान सेना मेडल से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम शर्मा सेना मेडल, जिन्हें साल 2018 में अप्रक्षक के दौरान सेना मेडल से सम्मानित किया गया। मेजर के.डी. तिवारी सेना मेडल, जिन्हें साल 2018 में अप्रक्षक के दौरान सेना मेडल से सम्मानित किया गया। मेजर शाहबाज आलम बार 2 सेना मेडल, जिन्हें 2018 में अप्रक्षक के दौरान सेना मेडल से सम्मानित किया गया। मेजर पीयूष पांडे सेना मेडल, जिन्हें 2016 में अप्रक्षक के दौरान सेना मेडल से सम्मानित किया गया। मेजर कुणाल कुमार सेना मेडल, जिन्हें साल 2019 में ऑर्चिड के दौरान सेना मेडल से सम्मानित किया गया। हवलदार संदीप मलिक सेना मेडल, जिन्हें साल 2019 में नागालैंड में ऑपरेशनों के दौरान सेना मेडल से सम्मानित किया गया। मेजर अमित शाह बार 2 सेना मेडल, जिन्हें अप्रक्षक में के दौरान सेना मेडल से सम्मानित किया गया। नायब सूबेदार साहब सिंह सियालकोटी सेना मेडल, जिन्हें साल 2002 में अप्रक्षक के दौरान सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
धन्यवाद सर, आपके इस सम्मान से सबका मनोबल बढ़ा है। अब मैं माननीय सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के इस समारोह को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। बताऊंगा सैनिक का सम्मान, अब बोलेंगे राष्ट्र का सम्मान। सैनिक का सम्मान, आवाज नहीं आ रही भाई। सैनिक का सम्मान। आज सेवारत व पूर्व सैनिकों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व बेला पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एक सैनिक के पुत्र, जिन्होंने कमान संभालते ही थोड़े समय में एक संदेश देने का प्रयास किया है, एक संदेश दिया है। ऐसे पुष्कर सिंह धामी जी यहां पर उपस्थित कमांडेंट IMA लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह जी, GOC सिवेरिया जनरल खत्री जी, मेरे बहुत ही आदरणीय हमारे 71 वार के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल आनंद स्वरूप जी, एक्स वाइस चीफ जनरल भारद्वाज जी, यहां पर उपस्थित हमारी वो वीर नारियां, हमारे वो वीर, हमारे सेवारत वीर सैनिक जिनको आज यहां पर सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं कि आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। आज स्वतंत्रता दिवस हम यहां पर मना रहे हैं तो आप जैसे वीरों की वजह से मना रहे हैं। हम यहां पर और हमारे सैनिक माइनस डिग्री पर वहां पर देश की रक्षा कर रहे हैं। मुझे भी 7 साल 76 से लेकर 83 तक सेना में रहकर देश सेवा करने का मौका मिला। मैं महसूस कर सकता हूं किस प्रकार दुर्गम क्षेत्रों में, लेह में, लद्दाख में, सिक्किम में, कारगिल में हमारे वीर सैनिक माइनस डिग्री पर किस प्रकार देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि आज इस प्रदेश की कमान एक सैनिक के पुत्र के हाथ में है। और जब भी मैं आपके पास किसी सैनिक की विषय को लेकर गया, उसका समाधान हुआ होगा। अभी आपने देखा होगा, अभी शौर्य दिवस के दिन मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि हमारी जो सैनिक परिवार की विडोज है, उनकी पेंशन जिसको बढ़ाकर हमने 8,000 किया था, वो भी कम है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपने बढ़ाकर उसे 10,000 किया है, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे जो बच्चे NDA, CDS, IMA के लिए कोचिंग क्लास लेते हैं, मैंने आपसे अनुरोध किया कि साहब उनकी जो कोचिंग क्लासेस की हम देते हैं सहायता राशि 50,000 रुपए बहुत कम है, उसको बढ़ाकर आपने 1 लाख रुपए किया, उसके लिए भी मैं आभार आपका व्यक्त करता हूं। जब भी मैं किसी सैनिक की समस्या को लेकर आपके पास आया तो आपने एक सैनिक पुत्र होने का संदेश देते हुए उसको निदान करने का आपने प्रयास किया है। मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज अगर मैं कहूं ये सैनिकों की सरकार है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सैनिक का पुत्र इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है और एक पूर्व सैनिक इस प्रदेश का सैनिक कल्याण मंत्री है। अभी हम सैनिकों के सम्मान में एक सैन्य धाम यहां पर बनाने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पर आए थे, उनकी परिकल्पना थी, उनका कहना था कि उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री, जमुनोत्री, केदार 4 धाम यहां पर हैं, 5वां धाम यहां पर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है।
देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। चाहे आज सेकंड वर्ल्ड वार हो, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे 47 की लड़ाई हो, चाहे 62 हो, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, चाहे कारगिल हो, चाहे ताज होटल हमला हो या संतुत्तर हमला हो, शहीद होने वाला कोई ना कोई सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि वो सैन्य धाम मेरी विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पर हमने संकल्प लिया है कि हम हमने 1 सितंबर को डिसाइड किया था, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा भी बरसात जो है काफी लंबी चलेगी, यात्रा को रोकना नहीं है। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है हम एक शहीद सम्मान यात्रा उन शहीदों के सम्मान में शुरू करेंगे। गढ़वाल में चमोली गढ़वाल का सवार, जहां पर सबसे ज्यादा लोग शहीद हुए हैं, और इसी प्रकार कुमाऊं में गंगुलियार से हम उसको शुरू करेंगे और सरकार की तरफ से एक सम्मान पत्र उस वीर नारी को, उस माता को, उस वीर को हम देकर आएंगे और उस घर की मिट्टी एक कलश पे लेकर हम आएंगे और उससे शहीद जो है सैन्य धाम का निर्माण होगा। क्योंकि शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और हमारी सरकार लगातार इसके लिए काम कर रही है। जब देश की सीमा पर कोई जवान शहीद होता है तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। जनरल साहब यहां पर बैठे हैं, भारद्वाज साहब यहां पर बैठे हैं। पहले जब कोई सीमा पर जवान शहीद होता था उसकी डिक्स आइडेंटिटी, बेल्ट और राख घर भेज दी जाती कि आपका बेटा शहीद हो गया है। और शहीदों के सम्मान करने की परंपरा को अगर शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, कारगिल का युद्ध हुआ, उस कारगिल युद्ध के बाद पूरे सैनिक सम्मान के बाद उसका पार्थिव शरीर उसके घर भेजा गया, पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार किया गया, उसके परिवार को पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी दी गई। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने शुरू किया और आज हम उस परंपरा का निर्माण कर रहे हैं। हमारी सरकार ने एक और काम किया, मैं आभार व्यक्त करता हूं मुख्यमंत्री जी का। जब कोई देश की सीमा पर जवान शहीद होता है तो बहुत जिंदाबाद के नारे लगते हैं, अमर रहे के नारे लगते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा नारे लगते हैं और 15 दिन के बाद सब लोग भूल जाते हैं। पुष्कर धामी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अगर कोई जवान शहीद होगा उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने का काम पुष्कर धामी की सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां मैं आपका सिपाही हूं, पहले मैं एक पूर्व सैनिक हूं, तो एक मांग आज का आपके सामने करना चाहता हूं। जिस प्रकार नगर निगम, नगर पालिकाओं में पूर्व सैनिक को हाउस टैक्स में छूट मिलती है, जो कैंट क्षेत्र में हमारे सैनिक को छूट नहीं मिलती है, क्योंकि सरकार पैसा जो है प्रदेश सरकार देती है। तो आज मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जब आप आंदोलन करें तो आप उसकी घोषणा करें कि कैंट में रहने वाले पूर्व सैनिक को भी हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। और मान्यवर, ये वीरों की भूमि है। मैंने कहा कि देश की सीमा पर शहीद होने वाला कहीं भी कोई घटना होती है तो उत्तराखंड का जवान उसमें शहीद होता है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, मैं देखता हूं कि मेरे सैनिक जब छुट्टी आते हैं उनका एसडीएम से काम होता है, एडीएम से काम होता है, किसी अधिकारी से काम होता है, अधिकारी मिलता नहीं है, एसडीएम मिलता नहीं है। हमने उसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया एडीएम रैंक का। अगर कोई पूर्व सैनिक या सैनिक छुट्टी आता है, उसका काम है, तो नोडल अधिकारी एक एडीएम रैंक का होगा, उस काम को करेगा। ये काम हमारी सरकार ने किया। अभी हमने सेकंड रोजगार की वीडियोस को मैंने बताया जैसा कि उसकी पेंशन को बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। तो लगातार अगर मैं कहूं कि ये सैनिकों की सरकार है तो कोई देशभक्ति नहीं होगी। तो एक बार उन वीर नारियों को नमन करते हुए
जिन्होंने अपना सुहाग खोया है, किसी ने अपना भाई खोया, अपना बेटा खोया है, उन वीरों को नमन करते हुए, अपने उन वीर सैनिकों को सैल्यूट करते हुए, जिन्होंने देश की रक्षा में लड़ते हुए गारंटी अवार्ड हासिल किए हैं, परिवार मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हुए कि जब आप उद्बोधन करें तो जो मैंने आपसे गुजारिश की है कि कैंट क्षेत्र में हाउस टेस्ट की जो छूट है, बहुत लंबे समय से यह मांग हमारे सैनिकों की है और जायज भी है। तो जब आपका उद्बोधन हो, आप इसकी घोषणा जरूर करेंगे। एक बार आप सबको मेरा बहुत बहुत नमन। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके प्रेरक शब्दों के लिए। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने बहुमूल्य वचनों से हमें संबोधित करें। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे वीर सैनिक, उनकी वीरांगनाएं, उनके पारिवारिक जन, हमारे सभी अधिकारीगण उनके सम्मान समारोह में यहाँ पर उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह जी, कमांडेंट IMA, मेजर जनरल संजीव खत्री साहब, GOC उत्तराखंड, और आप सबके बीच से एक सैनिक के रूप में जिन्होंने पहले देश की सेवा करी और अब भी एक सैनिक के रूप में पूरे उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे सैनिकगण, आज जिनका सम्मान हो रहा है, सभी हमारी वीर नारियां, हमारे सेवारत सैनिकगण, सैन्य अधिकारीगण, समस्त वीर नारियां, सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी एवं हमारे वीर जवान, आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं जिन्होंने देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, मैं उन सभी को नमन करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्हीं के कारण आज हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। मैं आप सबके सामने आकर, क्योंकि सेना के किसी भी कार्यक्रम में जब भी मैं सम्मिलित होता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है और मैं भावुकता से बच नहीं पाता हूँ। मेरे लिए बड़ा एक गौरव का क्षण है कि सैनिक का पुत्र होते हुए मैं आप सबको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैंने आपको सम्मानित नहीं किया है, हम सब लोगों ने आपको सम्मानित करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया है। मैंने बाल्यकाल से एक सैनिक की वीरता तो देखी है, मैंने उनके परिजनों को संघर्ष करते हुए भी देखा है। मैंने उस बाप का दर्द देखा है जिसका बेटा सीमा पर देश की आन बान शान के लिए लड़ रहा है। मैंने उस पत्नी की आंखों की विकलता को देखा है, जो पति की बाढ़ जोते जोते कब बूढ़ी और बीमार हो जाती पता ही नहीं चलता। मैंने उन बच्चों की सिसकती हुई किलकारियों को सुना है जो अपने पिता से गले मिलने को व्याकुल। कितना संघर्ष है एक सैनिक के जीवन में, परंतु उसके बावजूद भी वह दृढ़तापूर्वक अपना काम करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं भी ऐसे परिवेश में पला बड़ा हूं जहां हमने देखा कि प्रत्येक परिवार से जिस प्रकार से कोई ना कोई सेना में है, उत्तराखंड के अंदर हमारा सारा जो एक तरह से मैं कहूँ कि एक डिपेंडेंसी सेना पर है और देश के लिए काम करते हुए हर एक घर से एक ना एक व्यक्ति वहां पर सेवा देता है। और उस समय का मैंने वो क्षण देखे हैं।
जब किसी के परिवार में कोई शहादत हो जाती है और शहादत के बाद दूर किसी सियाचिन ग्लेशियर में या कश्मीर की घाटियों में या किसी दूर की किसी पोस्ट पर, ऐसी पोस्ट होती है जहां से हमारे उस सैनिक का पार्थिव शरीर आने में कभी कभी 4 दिन 5 दिन या कभी उससे भी ज्यादा दिन लग जाते हैं। हालांकि अभी बहुत ज्यादा जिस प्रकार से सुविधाएं बढ़ी हैं, जिस प्रकार से सेना जो काम करती है उसके अनुसार सरकारों ने भी जब काम करना शुरू किया है तो जो सेवाएं हमको प्राप्त होती हैं उससे 1-2 दिन का अंतर हो जाता है। लेकिन 4 दिन 5 दिन तक जब उनका पार्थिव शरीर उनके घरों तक नहीं पहुंचता है तो उस समय किस प्रकार की स्थिति होती है उस परिवार की, किस प्रकार का वहां पर वातावरण होता है, मैंने उसको नजदीक से देखा है। उनकी माँ, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, उनके नातेदार रिश्तेदार, जिस प्रकार से उनका विलाप होता है वो वास्तव में असहनीय होता है। लेकिन उसके बाद भी हम सब लोग एक बात के लिए अपनी सेना पर गर्व कर सकते हैं कि आज भी हिंदुस्तान के किसी गांव का बच्चा हो, चाहे वो बहुत संपन्न माहौल में भी रहता हो, वह आज भी सेना में जाने के लिए आतुर और उत्सुक है। उसके मन में उत्साह है कि हम सेना के अंदर जाएंगे। जिनके परिवार से शहादत हो जाती है वह भी कहते हैं कि मैं अपने बेटे को भी सेना में भेजूंगा। यह हमारी सेना का इतिहास है, वीरता का इतिहास, शौर्य का इतिहास। एक तरह से जिस प्रकार की वीरता देश की आजादी के बाद से लेकर जितने भी युद्ध हुए हैं, हर युद्धों में भारतीय सेना ने जिस अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है वो हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। जिस प्रकार से सेना काम करती है वो किसी भी कहां का वातावरण क्या हो रहा है उसका ताजा तरीन उदाहरण अभी देखिए गलवान घाटी में हमारे सैनिकों ने जिस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दिया वो हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है। हम अगर देश के अंदर हम चैन से सोते हैं तो उसके पीछे हमारी सेना है जो 24 घंटे, चाहे सियाचिन ग्लेशियर में -डिग्री का तापमान हो, कश्मीर की घाटियां हो, चाहे कोई बॉर्डर हो, चाहे धूप हो, सर्दी हो, बरसात हो या बर्फ पड़ रही हो, लेकिन वो टस से मस नहीं होते हैं। मैं सलाम करता हूं उनको, मैं नमन करता हूं उनको आज के इस पवित्र दिन पर। शायद तभी किसी ने ठीक कहा है, ये देश चैन से सोता है, ये देश चैन से सोता है वो पहरे पर जब होता है, वो पहरे पर जब होता है, वो आंख उठाता है दुश्मन तो अपनी जान वो खोता है। उनकी वजह से आज सुरक्षित है ये सारी आवाम है। सरहद पर खड़े रखवालों को मेरा दिल से सलाम है। देखिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर ही वसुंधरा का भोग करते हैं। और आज मोदी जी के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना का मनोबल बढ़ा है। देश के अंदर पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जो होली हो, दिवाली हो या कोई अन्य विशिष्ट दिन हो, पहले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सेना के बीच में जाकर उनको मनाने का काम किया है। अभी अभी आपने देखा होगा सियाचिन में गए थे, पहले दिवाली में किसी पोस्ट पर चले गए थे। सेना के मनोबल को लगातार उनके नेतृत्व में बढ़ाने का काम हो रहा है। ये वीरों की वीरता ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी राष्ट्र शांतिपूर्वक अपनी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। एक देश का असली नायक उस देश का सैनिक होता है जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना लगातार अपने जीवन का बलिदान देता है, जो हमेशा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार होता है। भारत की सुरक्षा
अपने बहादुर सैनिकों पर निर्भर करती है। इसलिए हम भारतीय सेना पर गर्व होना चाहिए, जिसकी वजह से देश और हम सभी लोग सुरक्षित हैं। उत्तराखंड के सैन्य परिवारों एवं सैनिकों द्वारा दिए गए योगदान को शब्दों में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि ये वीर भूमि है और सैनिक बाहुल्य है। मैं आज इस अवसर पर वीर सैनिकों एवं वीर नारियों के बीच अपने आप को पाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे जीओसी साहब मेजर जनरल संजीव खत्री जी को, जो विभिन्न अवसरों पर मुझे आप सबके बीच में बुलाते हैं, मिलने का अवसर प्रदान करते हैं और एक सेतु की तरह काम करते हैं। और मैं सही कहूँ तो एक सैनिक पुत्र होने के नाते एक अभिभावक के जैसे भी, और ये अलग है कि मैं मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ, नहीं तो वास्तव में आपके जैसी आयु में सब लोग जो है, जिनको हम लोग कहते थे अपने से बड़ों में, किसी को चाचा जी, किसी को अंकल जी, तो आप हमारे लिए उसी तरह से हैं। आप सबका कर्तव्य है कि शहीद परिवारों के हर प्रकार से देखभाल करें, उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, अपने मातहतों का ख्याल रखें। तो निश्चित रूप से हमारी सेना और मनोबल के साथ काम करेगी। हमारी सरकार के द्वारा सैनिकों, पूर्व सैनिकों, हमारी जो विडोज हैं वो उनके आश्रितों के लिए कुछ योजनाएं चलाई गई, जिसमें से आदरणीय मंत्री जी ने, गणेश जोशी जी ने उसके बारे में कुछ जिक्र किया है। मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि शहीद सैनिक परिवार के एक सदस्य को, सेना में शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को राज्याधीन जो समूह गौ एवं गौ की सेवाओं में रोजगार दिए जाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 17 आश्रितों को अभी तक नौकरी मिल चुकी है। वीरता पुरस्कार राशि, उत्तराखंड ही देश में एक ऐसा राज्य है जहां वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को वीरता पदक पुरस्कार एक मुश्त वार्षिक राशि का जीवन पर्यंत भुगतान किया जाता है। विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों की एक मुश्त राशि में बढ़ाते हुए पूर्व सैनिकों को काफी समय से लंबित मांग पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए हमारी सरकार ने विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को 3 जून 2020 के बाद से बढ़ी हुई एक मुश्त राशि का भुगतान करने का निर्णय किया है। द्वितीय विश्व युद्ध में राज्य सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक एवं विधवाओं को पहले 4,000 रुपये प्रति माह का अनुदान दिया जा रहा था, उसको बढ़ाकर 8,000 रुपये किया गया है। लेकिन अब उसको हमने 8,000 से बढ़ाकर अब 10,000 कर दिया। अभी जल्दी जो है, अभी हमने कैबिनेट में इस बात को अभी 1 महीना हुआ है, 1 महीने पहले हमने ये निर्णय किया है। इसी प्रकार से पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए विभाग द्वारा 3 माह, 6 माह तथा 1 वर्षीय कंप्यूटर प्रशिक्षण का, कंप्यूटर की ट्रेनिंग का संचालन सभी जिलों में किया जा रहा है। भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के लिए दूर दराज के जिलों में निवास कर रहे सैनिकों, सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, विधवाओं के आश्रितों को सेना, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस हेतु प्रशिक्षण की सुविधा का प्रबंध किया गया है। इसके साथ साथ, जैसा मंत्री जी ने पहले ही बताया, एनडीए और सीडीएस, इसकी जो प्री परीक्षा में पास होंगे उनको भी सरकार की तरफ से उनकी पढ़ाई करने के लिए आगे की धनराशि दी जाएगी। पहले ये होता था कि जनरल साहब यहाँ बैठे हैं, पहले क्या होता था कि जब आपके यहाँ आ जाता था ट्रेनिंग करने आईएमए के अंदर, तब देते थे। तो मैंने एक दिन उसको देखा अच्छे से, तो जब वो हमारे कैबिनेट में पेश हो रहा था तो मैंने देखा, मैंने कहा कि भाई ये पैसा कब दिया जाता है? तो उन्होंने कहा कि ये पैसा तब दिया जाता है जब एनडीए या सीडीएस में किसी का सिलेक्शन पूरा हो जाता है, यानी कि वो ट्रेनिंग में आ जाता है। तो मैंने कहा जब वो ट्रेनिंग में आ जाएगा उसके बाद तो सारी जिम्मेदारी सेना की हो जाती है, खाने से लेकर, कपड़े से लेकर हर व्यवस्था जो है सेना हमारी करती है। चूंकि मैं सेना के साथ रहा हूँ, तो मैंने कहा इनकी जो है जो सहायता है वो जब वो प्री एग्जाम पास करते हैं
उसके बाद तैयारियों के लिए उनको पैसा मिलना चाहिए, तो हमने अब उनकी तैयारियों के लिए पैसे की व्यवस्था कर दी है। 5वां धाम मोदी जी ने कहा है उत्तराखंड को, 4 धामों के अलावा 5म धाम जिसका सैन्य धाम नाम दिया गया है। उत्तराखंड राज्य के प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य सेना में सेवारत है। इस देश की सेनाओं में इनका सर्वाधिक योगदान है। और देखिए, देश के अंदर बहुत सारे युद्ध हुए और उन युद्धों में, हर युद्ध में हमारी भारत की जो वीर सेना है उसने हर युद्धों पर, युद्ध के मैदान में युद्ध जीते। लेकिन वो सारे के सारे जो युद्ध सेना मैदान में जीतती थी वो समझौतों की टेबलों पर हार जाती थी। युद्ध के मैदान में सेना जीतती थी, युद्ध के टेबलों पर सेना हार जाती थी। सेना का जीता हुआ जो मैदान था वो टेबलों पर हार कर वापस कर दिया जाता था। पहली बार ऐसा हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, कारगिल का युद्ध हुआ। कारगिल के युद्ध में देश की सेनाओं ने युद्ध के मैदान में भी युद्ध जीता और टेबल पर भी उसका वो व्यवहारिक रूप से उसको लागू किया गया। और उसी के बाद, कारगिल के युद्ध के बाद ही, जैसा अभी मंत्री जी ने कहा कि पहले तक हमारे देश की सीमाओं पर जो हमारे सैनिक शहीद होते थे उनका पार्थिव शरीर उनके घरों तक नहीं पहुंच पाता था, और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। ये व्यवस्था कारगिल युद्ध के बाद प्रारंभ हुई कि देश के किसी भी कोने पर, किसी भी घाटी पर, किसी भी पोस्ट पर, चाहे बर्फ की घाटी हो, चाहे कोई घाटी हो, अगर कोई सैनिक हमारे शहीद होंगे तो उनका पार्थिव शरीर उनके गांव तक पहुंचाया जाएगा, उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका संस्कार किया जाएगा। ये पहली बार देश के इतिहास में इस प्रकार की व्यवस्था हुई। इसके अलावा एक और योजना जो आज पूरे देश के अंदर गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने वाली योजना, जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, PMGSY। ये योजना भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे देश के, उस समय ये योजना प्रारंभ हुई। और जब ये योजना लागू की जा रही थी तो उस समय अटल जी को लोगों ने कहा कि आप इतनी अच्छी योजना शुरू कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी योजना लागू कर रहे हैं, आप इस योजना का नाम अटल रोड योजना रख दीजिए या अटल सड़क योजना रख दीजिए। तो जानते हैं अटल जी ने क्या कहा? अटल जी ने कहा कि इस योजना का नाम यदि मैं अपने नाम से रख दूंगा तो मेरे प्रधानमंत्री पद से हटते ही या मेरा कार्यकाल पूरा होते ही यह योजना बंद हो जाएगी। इसलिए इस योजना का नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रखते हैं, जिससे कि जो भी प्रधानमंत्री आएंगे उस योजना का लाभ जो है जनता को लगातार देते रहेंगे। और वो योजना पूरे देश के अंदर चल रही है। इससे गांव-गांव, उत्तराखंड के दूर दराज, देश के दूर दराज गांव तक जो है लोगों को लगातार कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम हो रहा है। और उसी काम को, सेना को सर्वोच्च रखते हुए, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस गति से, जिस भावना से देश को आगे बढ़ाया है, कि हमारे यहाँ पहले से ही कहा जाता था, जिस विचार से हम लोग आते हैं, जिस पार्टी से आते हैं, वो पार्टी कहती है, उसमें ये सिखाया जाता है कि व्यक्ति के लिए देश प्रथम होता है, पार्टी दूसरे नंबर पर आती है और व्यक्ति का हित अंतिम स्थान पर आता है। यानी कि देश प्रथम, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का जो सिद्धांत है, उसको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लागू हो रहा है। आज जिस प्रकार से सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए, सेना की जो सुविधाएं हैं, चाहे हम 1 रैंक 1 पेंशन की बात करें, तो इतने वर्षों से रुका हुआ काम वो मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे बीच में आया है। बहुत सारी अभी व्यवस्थाओं में आगे भी सुधार होता रहेगा, चीजें आगे बढ़ती रहेंगी, ज्ञान बढ़ रहा है, विज्ञान बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। जिसकी भावना जैसी रहती है वो सबके समझ में आता है। इसलिए मैं आज सबके बीच में आप सबको पुनः नमन करते हुए हमारी सभी वीर नारियों को और हमारे मंत्री जी, इन्होंने जो है ये पिछले दिनों भी, अभी जब मैं एक कार्यक्रम में और आया था तब भी चर्चा हुई थी कि इस कैंटोनमेंट क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे सैनिक हैं उनका हाउस टैक्स थोड़ा ज्यादा लगता है, 100% लगता है। तो जैसा
जैसी छूट सभी जगह मिलती है, मैं घोषणा करता हूँ वो हमारे इस सैनिक स्थानों पर कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया में रहने वाले लोगों को भी प्रदेश के समस्त स्थानों की जैसी छूट मिलेगी। तो आज के अवसर पर पुनः मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ और विशेषकर से हमारे जीओसी साहब का, जो समय समय पर मुझे बुलाते रहते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कभी भी कोई सैनिकों का और हमारे पूर्व सैनिकों का, हमारी वीरांगनाओं का, हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स वाले लोगों का, जो भी सेना से जुड़े हुए हैं, अगर उसमें कहीं भी मेरे लायक किसी प्रकार का भी कोई कार्य होगा, मैं किसी काम आ सकता हूँ। आप मुझे जब भी याद करेंगे, मैं आप सबके बीच में खड़ा रहूंगा। आज के अवसर पर पुनः आप सबको नमन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद सर आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम अंतिम चरण पर पहुंच गया है और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डिप्टी जीओसी उत्तराखंड सबेरिया ब्रिगेडियर SN सिंह को आमंत्रित करती हूँ। आपका नंबर मुझे दे नहीं, अभी इसके बाद चाय पी जाएंगे। सभी देशवासियों को मेरा पहले तो सलाम और सभी इंडिविजुअल पर्सनल और आर्मी पर्सनल जो भी हैं उनको मेरा सहे दिल से नमन। मैं एक शहीद की पत्नी, वाइफ ऑफ दयाल सिंह, लेट हवलदार दयाल सिंह और 8 गढ़वाल से हूँ और मेरे हस्बैंड शौर्य चक्र हैं। मैं ये बोलना चाह रही थी, मेरे से जो भी गलती होगी बोलने में, एक्चुअली मेरा माइंड का ऑपरेशन है, मेरे से जो भी गलती होगी बोलने से उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सभी मैं अपने यूनिट की तरफ से, अपने सवेरिया हेडक्वार्टर की तरफ से, जिन्होंने मेरी आज तक 10 साल से मदद की है। मेरे हस्बैंड 4076-512 8 गढ़वाल डेल्टा कंपनी और शौर्य चक्र हैं, जो कि 2010 में शहीद हो गए थे। उस टाइम हमारी यूनिट आसाम गढ़वाल राइफल 8 गढ़वाल राइफल आसाम में तैनात थी और मेरे हस्बैंड रात के 1:03 पे रेनो ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे और उस टाइम मेरा बेटा 1 साल का था। तो सर, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेरी यूनिट और सवेरिया हेडक्वार्टर सभी ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं हमेशा उनका सम्मान और आदर करती हूँ और सभी देशवासी जो भी हमारे सभी आर्मी पर्सन हैं जो अभी बॉर्डर पे तैनात हैं, सबका मैं सम्मान करना चाहती हूँ और उनके लिए सभी देशवासियों को उनका सभी अपने पूरे भारत की तरफ से उनको नमन करना चाहती हूँ।
जिनके लिए वो हमारे लिए शहीद हुए और हम उनके लिए अभी भी जीते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे बच्चे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनके लिए उनका देश पहले इम्पोर्टेंट था। और मैं कहना चाहती हूँ कि आज मेरा जो हाथ आज हिलता है वो हाथ मेरा अभी भी जिंदा है, और जो हाथ मेरा ठीक है वो हाथ मेरा चले गया। तो मैं अभी भी कहना चाहती हूँ अपने 8th गढ़वाल राइफल की तरफ से, कर चले हम विदा ए वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जो भी मेरे आर्मी पर्सन भाई बहन जो भी आर्मी में रहते हैं, जिनके लिए वो हमारे लिए जीते हैं लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते, तो मेरा सभी देशवासियों से, अपने मुख्यमंत्री जी से और सवेरिया हेडक्वार्टर, चाहे वो देहरादून का हो चाहे वो दिल्ली का हो, आर्मी हेडक्वार्टर, सभी से अनुरोध है कि कृपया आप हमेशा शहीद परिवार को थोड़ा सम्मान के साथ उनको बनाए रखें, क्योंकि एक दिन तो रोने का सबको मिलता है, लेकिन हम 1000 बार रोते हैं। हम अपने शहीदों के लिए नहीं रोते, अपने बच्चों के लिए रोते हैं। हमारे अंदर दम है, हम अपना परिवार संभालते हैं, और जो शहीद हुए हैं, जो अभी भी बॉर्डर पे तैनात हैं, वो सभी अपने सारे देश के लिए अब हिम्मत बांधते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज भी वो जिंदा हैं, वो अभी बॉर्डर पे जिंदा हैं, लेकिन हम अपने घर पे जिंदा हैं, केवल अपने बच्चों के लिए। आज उनका एक हाथ हमारे लिए है और दूसरा हाथ उनका शहीदों और अपने देश के लिए जिंदा है। आज भी भारत माता का सम्मान करते हुए और भारत माता की जो मिट्टी है उनको मैं आज भी सलाम करती हूँ। और आप अपने 8 गढ़वाल की तरफ से और पूरे हेडक्वार्टर देहरादून की तरफ से सभी आर्मी पर्सन, अदर पर्सन, सभी को मैं उनकी तरफ से नमन करती हूँ और एक सम्मान के साथ कहती हूँ कि हमेशा उनका साथ दीजिए, चाहे वो शहीद हों, चाहे वो रिटायरमेंट हों, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी पर्सनली कहीं पे भी जाते हैं, चाहे वो PCHS में जाते हैं, सवेरिया हेडक्वार्टर में जाते हैं, थोड़ा उनको सम्मान उतना नहीं दिया जाता है। फिर जब तक उनका अपना पर्सनली अपनी ड्यूटी रहती है तब तक तो उनको पूछते हैं, सारे पूछते हैं, सर आप लोग भी जब अपने उसमें हैं तब तक तो ठीक है सर, लेकिन जब आप भी रिटायरमेंट होंगे तो उसके बाद थोड़ा उनके लिए थोड़ा पीछे हटने का, क्योंकि एक दिन सभी ने रिटायरमेंट होना है। तो ऐसा मैं सभी से गुजारिश करती हूँ, पूरे देश में उनकी गुजारिश करती हूँ कि सभी को समान नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि PCHS में जो भी हमारा ट्रीटमेंट होता है, हम बाहर जाते हैं तो उसके लिए प्योरिटी में हमें लाइन पे लगना पड़ता है। मेरा भी माइंड का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन है, लेकिन आज जिंदा हूँ केवल अपने बच्चों के लिए। मैं चाहती हूँ मेरे जो भी शहीद भाई हैं वो तो अपने देश के लिए शहीद हुए हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए शहीद नहीं हो सकते जब तक कि हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरे बोलने में कोई मिस्टेक हुई हो या कोई गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज के इस विशेष सम्मान समारोह में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, सैनिक कल्याण और समाज कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी, हमारे मध्य उपस्थित 2 पूर्व आर्मी कमांडर्स और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आनंद स्वरूप जी, जनरल PC भागवत सर, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेना मेडल, कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी, सैनिकगण और जो रिटायर्ड हमारे बहादुर ऑफिसर्स और जवान हैं, वीर नारीज, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना समय निकाला और जो ये आज आपके लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था उसकी आके आपने उसमें भागीदारी ली और इसकी गरिमा बढ़ाई। मैं धन्यवाद करता हूं उपस्थित सभी पत्रकारों का
जिन्होंने अपना टाइम निकालकर इस समारोह में सम्मिलित हुए, और उम्मीद करता हूं कि इस समारोह के बारे में आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए जनता को अवगत कराएंगे। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं 14 इन्फेंट्री डिवीजन, 116 इन्फेंट्री ब्रिगेड, 4 मराठा लाइट इन्फेंट्री, 5 ग्रेनेडियर्स और RIMC देहरादून का, जिन्होंने इस समारोह को सफल बनाने में सब एरिया की मदद की, और हमें जो भी जरूरत हमने उनको बताई उनको उन्होंने पूरा किया। और आप सभी ने देखा है कि समारोह जो ये अभी संपन्न हुआ है वो सिर्फ आप लोगों की भागीदारी के कारण संपन्न हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप सभी जब भी कोई इस प्रकार का फंक्शन होगा उसमें हमारी इसी प्रकार से सहायता करेंगे और उसको सफलतापूर्वक पूरा करने में सहयोग देंगे। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि भारत माता की जयकारा के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सभी वीर पदक सेवारत सेवानिवृत्त अधिकारी एवं जवानों और वीर नारियों से अनुरोध करती हूँ कि बाई तरफ ग्रुप फोटो के लिए प्रस्थान करें और बाकी सब दाई तरफ जलपान के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद। जय हिंद।